हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी गोली दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है, उसके कुछ रूल्स हैं। तो उस रूल को हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। उनमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं, यानी किस स्थिति में कैसा इमेज बनता है, यानी किस पोजीशन पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, किस टाइप का बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रूल को जान लेते हैं। रूल क्या है, यानी यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया है a light ray which is parallel to the principal axis of the mirror passes through its focus after reflection of the mirror। यानी अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यानी देखिए इस फिगर में ये अवतल दर्पण के लिए है और ये उत्तल दर्पण के लिए है। अवतल दर्पण में क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात वो किस बिंदु से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। वही काम इसमें देखिए उत्तल दर्पण में, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण है, फिर जब परावर्तन के पश्चात इधर जा रही तो वो मुख्य फोकस से होते हुई जाती प्रतीत हो रही है। दोनों कंडीशन हमने साथ बना दिया जिससे आपको अवतल और उत्तल दर्पण को अलग अलग करके नहीं देखना होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, अब दूसरे पे बात करते हैं। दूसरे में क्या कहा गया, दूसरे में कहा गया अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यानी कहने का मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसके पाथ में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो उसी पाथ से, सेम पाथ से ही फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी बैकवर्ड हो जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर हिंदी में समझा जाए तो अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। यानी यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई रे लाइट, यानी लाइट की रेज अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए इस फिगर में देखिए दोस्तों, यानी ये लाइट रेज है, प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही है, फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जा रही है। ये आपका कनकेव मिरर के केस में, ये कन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, अगर हिंदी में इसको जाना जाए तो क्या कहा जाएगा, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और भी कुछ शेष रह गए पॉइंट्स, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी यहाँ पे बताया गया है अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कोई प्रकाश किरण अगर दर्पण के ध्रुव पे पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वह बराबर कोण बनाते हुए, यानी मुख्य अक्ष से आपतन कोण के बराबर कोण बनाते हुए वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी ये देखिए फिगर है दोस्तों, यानी ये आपकी इंसिडेंट रे है जो पोल से आई एंगल बना रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल आर बन रहा है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये आपका कनकेव मिरर के लिए दोस्तों और ये कन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका हमने रे डायग्राम बनाया, यानी जो आरेख खींचा जाता है वो कैसे खींचा जाता है और फिर उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है,
कितने, उसका आकार क्या होता है, उसका मतलब साइज ये क्या होता है, यानी साइज में आकार होता है, नेचर क्या होता है, ये भी हमें बताना, यानी किस प्रकार का प्रतिबिंब है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखें, यानी वस्तु को हम लोग अगर अनंत पे रखते हैं, तो देखिए ये हमने अनंत पे रखा है, तो हमने एक उससे प्रकाश किरण मतलब भेजा जो रिफ्लेक्ट करेगी, यानी पोल पे गई, पोल से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। फिर एक रेखा हमने खींचा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, परावर्तक तल पे ठीक उसी मार्ग पे वापस लौट जा रही है। तो देखिए जहाँ पे ये दोनों रेखाएं कट कर रहे हैं, यानी जो हम प्रकाश किरण सी से खींचे हैं और जो प्रकाश किरण पोल से होकर परावर्तित किरण एक दूसरे को कट कर रही है, वहीं पे क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यानी ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है, जिसकी जो कहाँ पे बनेगा, एट द फोकस, यानी फोकस जो मुख्य फोकस होगा वहां पे बनेगा। उसका जो साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, यानी अत्यंत छोटा होगा, यानी वस्तु के आकार से बहुत छोटा होगा, यानी बिंदु के आकार का होगा। और इसका जो नेचर होगा दोस्तों, वो क्या होगा, आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, यानी वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे फिगर के बारे में। दूसरे फिगर में हमने क्या बताया है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें, यानी अगर हम लोग वक्रता केंद्र से पीछे किसी वस्तु को रखते हैं, तब उसका किरण आरेख खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे। देखिए हमने ये सी है, वक्रता केंद्र है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा यानी वस्तु रखा, और यहाँ से हमने एक प्रकाश पुंज खींचा जो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट एफ से होके जा रही है, और फिर एक सी से हमने खींचा। और ये क्या दर्शाता है कि जहाँ पे ये कट हो रही हैं, यानी ये परावर्तित किरण और ये जो सी से आ रही है किरण, वो एक दूसरे को कट कर रही है, वो इस पॉइंट पे कट कर, यानी ए डैश बी डैश पे। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है दोस्तों, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, यानी वस्तु के आकार से छोटा होगा। और नेचर क्या होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड होगा दोस्तों, यानी ये अभी वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा वो देखते हैं। तो देखिए ये आपका रे डायग्राम है, यानी हमने ऑब्जेक्ट ए बी को सी पे रखा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, और यहाँ से हमने एक रे ऑफ लाइट खींचा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो किस पॉइंट से होके जाता है आप जानते हैं, हमने बताया था रूल में, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाता है। और फिर हमने क्या किया है, इसी के मतलब ऑब्जेक्ट के टॉप से ही हमने एक रे ऑफ लाइट और खींचा जो प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रहा है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो देखिए इस रे को, ये रिफ्लेक्टेड रे को और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे एक जगह मीट कर रही हैं, और जहां मीट कर रही हैं वहीं पे हमारा क्या होगा, इमेज बनेगा। तो ये इमेज कौन सा बना है, ए डैश बी डैश। तो हमारा पोजीशन ऑफ आई यानी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट सी, यानी सी पे ही इमेज बन रहा है। साइज क्या है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट में, यानी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सी और एफ के बीच में रखें, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखें, तो इमेज कहां बनेगा। तो देखिए इस फिगर में हमने सी और एफ के बीच में क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, और फिर देखिए ये क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद वो एफ से होकर जा रही है। और फिर देखिए यहाँ से हमने सी से एक लाइन खींचा जो इस पॉइंट पे आके मिल रही है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, यानी पोजीशन ऑफ आई बियॉन्ड सी, यानी ये सी के पीछे बने, यानी वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है। ठीक है, और साइज इन लार्ज होगा, यानी वस्तु के आकार से बड़ा होगा, और इसका नेचर जो होगा वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो ये था आपका दो और इंपॉर्टेंट रे डायग्राम। अभी कुछ और हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बताया कि जब ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग एफ पे रखते हैं, एफ पे अगर रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा। ये आपका रे डायग्राम है, एफ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट ए और ये बी है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट को ए यानी एफ पे रखा तो वहाँ से पहले लाइन ड्रॉ होगी और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और फिर एफ से होके जाएगा, और एक सी से हमने खींचा जो उसी पाथ पे डेविएट कर जाता है रिफ्लेक्शन के बाद। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी पे, यानी अनंत पे इमेज बनेगा, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। और जो क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, यानी हाईली इनलार्ज का मतलब वस्तु से बहुत बड़ा। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक एवं उल्टा रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी पांचवें पे, यानी पांचवा जो पॉइंट है आपका वो क्या, सॉरी पांचवा नहीं होगा, छठवां होगा, ये छठवां पॉइंट है। और इसमें क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है। यही एक ऐसी कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज क्या होता है बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे बनता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ए और बी यहाँ पे रखा हमने, ए और बी, ठीक है, रखा, तो देखिए हमने यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट खींचा और फिर वो प्रिंसिपल फोकस से होकर इधर चला आया। और एक हमने सी से खींचा जो कि उसी मार्ग में, यानी उसी पाथ पे डेविएट हो जाता है और कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो इसी को हम लोग जब एक्सटेंड किए तो वो बिहाइंड द मिरर यहाँ पे जाके मिलता है, ठीक है, और मिलता है तो वही पॉइंट क्या होगा, वहीं पे इमेज हमारा बनेगा ए डैश बी डैश। और ये क्या होगा, इनलार्ज इमेज होगा, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा और वर्चुअल एवं इरेक्ट होगा। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब कि आभासी और उल्टा, उल्टा नहीं, इरेक्ट का मतलब देख लीजिएगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, वर्चुअल का मतलब आभासी होता है, यानी ऐसे इमेज बनेंगे। कनकेव मिरर में यही एक ऐसा केस है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती है, इमेज की साइज इनलार्ज हो जाती है और जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है। अब चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या स्थिति होती है, कैसा इमेज बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए ये पहले रे डायग्राम में, यानी इस वाले में हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी का मतलब अनंत पे रखा है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड होता है, तो हमने वो आउटवर्ड बनाया है। और ये देखिए सभी रे ऑफ लाइट वो क्या है, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे चली जाएंगी। और उसी का हमने इमेजिनरी इमेज जब हमने एक्सटेंड किया तो बिहाइंड द मिरर प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है। और ये बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब अत्यंत छोटा होगा, और इसका जो नेचर होगा इमेज का वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आपका आभासी और सीधा रहेगा, ठीक है। ये आपकी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन के बारे में जानते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच अगर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए इस वाले फिगर में हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच रखा है, तो कहाँ बन रहा है। तो ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हमने एक रेखा खींची जो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाते हुए प्रतीत होती है, और फिर उसी से हमने एक और रेखा खींची जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है। और वो रेखा क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद भी उसके मतलब मार्ग में या उसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं होता। तो वो कहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे, यानी फोकस और पोल के बीच में कट कर रही हैं। तो यहीं पे क्या होगा, हमारा इमेज बनेगा। और इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड ना होकर के डिमिनिश्ड रहेगा, यानी ये छोटा, यानी वस्तु के आकार से छोटा रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, यानी आभासी और सीधा रहेगा। और इमेज पोजीशन की क्या रहेगी, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ रहेगा, यानी दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य बनेगा। उसका आकार क्या रहेगा, वस्तु के आकार से छोटा रहेगा, यानी साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी एवं सीधा रहेगा।
तो ये था दोस्तों कन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होते थे वो, और हमने कनकेव मिरर के भी इमेज फॉर्मेशन को बता दिया। और इसे आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बना पाएंगे, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऑप्शनल में पूछ दिया जाएगा कि अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा एट सी पे, बिटवीन सी एंड एफ पे, बिटवीन एफ एंड पी के, या एट एफ पे। तो आपको बताना होगा। तो आपको अगर तैयार किए रहेंगे तो आप बता सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर के बारे में, यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में जानते हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट है, इट इज यूज्ड एज सेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर टू सी लार्ज साइज इमेज ऑफ द फेस। यानी हम लोग सेविंग मिरर और जो मेकअप मिरर होता है उसमें कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारे चेहरे का जो इमेज होता है बड़ा दिखता है, जिसे आसानी से हम लोग सेविंग कर सकते हैं। और जो पार्लर वगैरह में जो लोग होते हैं उसे सजावट के लिए उस मिरर का यूज़ करते हैं, जिससे वो इमेज यानी चेहरे का इमेज बड़ा दिखे, जिससे वो आसानी से सजा सके। अब हम लोग बात करें दूसरे पॉइंट में, इट इज कॉमनली यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ द व्हीकल टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। यानी सामान्यतः हम लोग कनकेव मिरर का यूज टॉर्च में यूज करते हैं। सर्च लाइट होती हैं उसमें, जो व्हीकल की जो हेडलाइट होती हैं उसमें भी हम लोग कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जो पावरफुल बीम ऑफ लाइट, यानी बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जो लाइट रेज होती हैं वो पैरेलल निकलती हैं और बहुत ही पावरफुल होती। पावरफुल का मतलब कि जो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ठीक है, डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं तिथ के लार्ज साइज के इमेज को देखने के लिए। और फिर लास्ट जो है, लार्ज साइज ऑफ कनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। यानी सोलर फर्नेस में हीट को प्रोड्यूस करने के लिए हम बड़े बड़े कनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके कनकेव मिरर के यूज, यानी अवतल दर्पण के कुछ उपयोग थे। अब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग के बारे में, यानी यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर के बारे में। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के यूज के बारे में, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं। यानी इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। यानी जो व्हीकल्स होते हैं, जो परिवहन होते हैं, वाहन जो होते हैं, उसके साइड मिरर में हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि उसके साइड मिरर में हम लोग जो उसके पीछे जो गाड़ियां आती हैं, जो भी वो वाहन आते हैं, उसका एक छोटा सा इमेज उसमें बन जाता है, चाहे जितनी दूर वो गाड़ी हो पीछे। ठीक है, इसलिए हम लोग रियर व्यू यानी साइड मिरर में हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने बताया है कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में भी हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और फिर कहा गया है लास्ट वाले पॉइंट में, बिग साइज ऑफ कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज सॉफ्ट सिक्योरिटी। यानी बड़ी बड़ी मॉल में, दुकानों में सॉफ्ट सिक्योरिटी के लिए, यानी दुकान में लोग जो ग्राहक जाते हैं उसके साथ साथ उसमें बहुत लोग लुटेरे, चोर, बदमाश भी चले जाते हैं लूटने के इरादे से। इसलिए जो दुकानदार के जो मालिक होते हैं वो बड़े बड़े साइज के क्या होते हैं, कन्वेक्स मिरर लगाते हैं, जिसकी वजह से वो उन लोगों को पहचान सके जो उनको अहित पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए वो क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, वो सॉफ्ट सिक्योरिटी के लिए, यानी अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसके बाद साइन कन्वेंशन रूल, जो हम लोग मिरर में यूज करते हैं। यानी हम लोग लेफ्ट साइड में, अगर मिरर के लेफ्ट साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका कौन सा साइन होगा, राइट साइड में रखते हैं तो उसका क्या साइन रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करें साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर जो होता है, गोली दर्पण जो होता है, उसके लिए जो साइन कन्वेंशन रूल हैं वो क्या हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अब। यानी सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर।
यानी किसी भी वस्तु को अगर रखना हो, चाहे वो कनकेव मिरर में रखें चाहे वो कन्वेक्स मिरर में रखें, हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, यानी जितने भी डिस्टेंस हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो हमेशा हमें पोल से मेजर करना होगा। ठीक। अब फिर क्या कह रहा है, ऑल डिस्टेंस measure to right side of the mirror along x-axis is taken as a positive, but distance measured to the left side of the mirror along x-axis is taken as negative। यानी कहने का मतलब अगर कोई भी डिस्टेंस अगर टूवर्ड्स द लेफ्ट हो, यानी टूवर्ड्स द लेफ्ट हो का मतलब पोल से लेफ्ट साइड में अगर हमें मेजर करना होगा तो वो हमें क्या मेजर करना होगा, निगेटिव में वो रहेगा। और जो राइट साइड में अगर इमेज हमें इमेज की डिस्टेंस को मेजर करना हो या डिस्टेंस को मेजर करना हो तो इमेज चाहिए तो उसमें क्या होगा कि पॉजिटिव हम लोग उस डिस्टेंस को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन रूल को अगर हम लोग जानते हैं, हमने जब कोऑर्डिनेट आपको बताया था उसमें क्या था कि साइन कन्वेंशन रूल में कि जब कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। वही रूल यहाँ पे भी इसमें फॉलो हो रहा है मिरर में। मिरर के लेफ्ट साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे तो उसकी डिस्टेंस को हम नेगेटिव मेजर करेंगे, राइट साइड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो वो पॉजिटिव में हम लोग मेजर करेंगे। और बात रह गई अगर हमें साइज हाइट अगर मेजर करनी हो तो परपेंडिकुलर अपवर्ड साइड में अगर जो हाइट होगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड रहेगी परपेंडिकुलर तो वो हम लोग नेगेटिव लेंगे। यही था दोस्तों साइन कन्वेंशन रूल फॉर स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जिसे हम लोग कहते हैं, हिंदी में दर्पण सूत्र कहा जाता है। वो क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी मिरर फार्मूला क्या होता है। यानी इसमें बताया गया कि मिरर फार्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस जिसे v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फोकल लेंथ f से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज मिरर फार्मूला। यानी कहने का मतलब कि मिरर फार्मूला क्या होता है कि रिलेशनशिप दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है किसके किसके बीच में, इमेज डिस्टेंस के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के और उसके मिरर के, स्फेरिकल मिरर के फोकल लेंथ पे। तो वो हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ v क्या है इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f क्या है फोकल लेंथ है। ये था दोस्तों आपका मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले के बारे में ये जो फॉर्मूला है यानी इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आगे, जो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइनर मैग्निफिकेशन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब लाइनर मैग्निफिकेशन के बारे में जानते हैं, यानी रेखीय आवर्धन क्या होता है। यानी हमने यहाँ पे लिखा है द रेशियो ऑफ द हाइट और डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द हाइट और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लाइनर मैग्निफिकेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने लिखा लाइनर मैग्निफिकेशन m = हाइट और डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन हाइट और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी m = h1/h2। h1 जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ध्यान दीजिएगा, h1 जो रिप्रेजेंट करेगा वो हाइट ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करेगा, h2 जो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा हमने बनाया है m = -v/u। -v/u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और
इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग हमेशा क्या होता है निगेटिव लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को यानी साइन कन्वेंशन रूल के अनुसार हमें हमेशा लेफ्ट में रखना होता है, इसलिए ये डिस्टेंस क्या होती है निगेटिव होती है। इसकी वजह से m इक्वल टू -v/u होता है। अब देखिए अगर लाइनर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर प्लस में आती है यानी पॉजिटिव में आती है तो नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, यानी इफ m इक्वल टू पॉजिटिव देन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी अगर लाइनर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इमेज का जो नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, यानी आभासी और सीधा होगा। अगर लाइनर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव आती है तो उसका इमेज क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो ये थे दोस्तों आज रिफ्लेक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने कवर कर लिए हैं। अब हमें अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तब तक आप सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें, तैयार करें, अच्छे से फॉर्मूले को रिवाइज कर लें और अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि आपने जो रिवीजन किया रहेगा। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।